हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो आज का पहला प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है सुबुक्तगीन था, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, अलतगीन। लेकिन जो ऑप्शन इसमें सही है वो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ही प्रथम शासक था जिसने भारत में सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमण, और सभी आक्रमण मतलब 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण इसमें था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और ये कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 और 26 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। और देखिए ये प्रश्न काफ़ी विवादित रहता है, लेकिन इसमें जो आंसर सही माना गया है वो गजनी साम्राज्य का विस्तार नहीं माना गया है, इस्लाम का प्रचार भी नहीं माना गया है। इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी माना गया है ये कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यानी कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य था कि धन प्राप्त करना। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न क्या करते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि इसमें पूछा जाता है कि अल बरूनी का ग्रंथ कौन था, यानी कि अल बरूनी की किताब कौन थी। और ये कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि ये इनकी किताब का नाम देते हैं और उसके लेखक का नाम का पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें अल बरूनी की जो किताब का नाम था किताब उल हिंद, ये आपका देखिए बी ऑप्शन सही होगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का जो लेखक था वो अल बरूनी था, किताब उल हिंद। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तक अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप भली बात इसको याद कर लें। ऐसे पूछेंगे कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे अल बरूनी। या ऐसे पूछते हैं कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, इसमें 4 देखिए ऑप्शन दे दिया, इसमें दिया किताब उल खिराज, किताब उल रहला, इनमें से कोई नहीं, किताब उल हिंद। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सही है, किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या होती थी। हर कालखंड की अपनी अपनी दरबारी भाषाएं रही थी, लैंग्वेज रही थी। तो इसी तरह से कहते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का काल क्या था, ये 1206 से 1526 तक था। इसमें जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका होगा सिकंदर लोदी। लोदी एक शासक हुआ था, सिकंदर शाह लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना उसने की थी। क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ये कि निम्नलिखित में से दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान को पोलो भी कहते हैं, चौगान खेलते हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। और इसकी मृत्यु जो है चौगान, यानी कि जैसे आजकल पोलो खेलते हैं उसी तरह से ये खेल था कि इसको घोड़ों पर बैठ के खेला जाता था। और ये यही चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर पड़ा था और इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन करते हैं कुव्वत उल इस्लाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि कहते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी। तराइन की लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, ये जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में 1191 ईस्वी में हुई थी। और इसमें ये हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी और मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। सोचिए पहले, तो ससुर की हत्या जो की थी किसने की थी, ये थी अलाउद्दीन खलजी।
अलाउद्दीन जो खिलजी था, खिलजी वंश का शासक था। तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या उसने कर दी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं रजिया। देखिए रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? अक्सर क्वेश्चन ये देखिए सभी परीक्षाओं में पूछा था, पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। इसी तरह से ये छोटी से छोटी परीक्षा और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी किसकी थी? ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ समय के लिए आराम शाह आए थे। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश गद्दी बैठा था। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया ये थी ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका क्वेश्चन कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी ने भारत को विजित किया, जीता, तो इस भारतीय प्रदेशों को जीता, तब उसके बाद में वापस चला गया था। लेकिन यहाँ का जो शासक बनाया था, जो उत्तरदायी सौंपा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था और इसने 1206 से 1210 तक उस पर शासन भी किया था। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण सबसे अधिक जो हुए थे वो देखिए ऑप्शन ए बलबन है, बी है अलाउद्दीन खिलजी है, सी है मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं इसको हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि तराइन का जो सेकेंड युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? ये ऑप्शन में डी सही होगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। देखिए इसके पहले हम लोग जानते हैं कि तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक प्रथम तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा ये हुआ 1192 ईस्वी में हुआ था। तो जो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने साहस नहीं छोड़ा और उसने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी सेना संगठित की और पुनः आक्रमण किया और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया था। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी कहते हैं, को प्रचलित किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसका? ये जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने सांकेतिक मुद्रा एंड टोकन करेंसी चलाई थी। मोहम्मद बिन जो तुगलक था अपने शासनकाल का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है कि कुछ लोग उसको पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, कुछ लोग उसको बुद्धिमान भी कहते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा देखिए, अक्सर पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो आप निसंदेह टिक मारेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी उसने चलाई थी। अगला क्वेश्चन करते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का जो मिश्रण बताया है वो मोहम्मद बिन तुगलक, हमने जैसे बताया आपको है कि विरोधों का मिश्रण इसलिए बताया है कि इसके कुछ कार्य बड़े अच्छे थे, कुछ कार्य लोग इसको खराब मानते थे, इसलिए इसने विरोधों का मिश्रण कहा गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, एसएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला हम लोग प्रश्न करते हैं कि इनाम। अगला प्रश्न ये है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दी जाती थी वो विद्वान और धार्मिक जो व्यक्ति थे उनको दी जाती थी। और देता कौन था? जो सुल्तान थे। सुल्तान लोग इनाम भूमि देते थे विद्वानों को और अपने धार्मिक जो व्यक्ति थे उनको देते थे इनाम भूमि। अगला क्वेश्चन करते हैं उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम
महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसमें हम लोग कहेंगे ये आपकी जो थी ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये थी रजिया सुल्तान। देखिए हमने बताया ना पहले भी थे कि ये रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्ताना जो थी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसमें रजिया सुल्ताना होगी। रजिया जो सुल्ताना थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और बहुत ही बुद्धिमान थी, घुड़सवारी में निपुण थी, तलवारबाजी में निपुण थी। तो ये इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है ये, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को विजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये एसएससी में, आरआरबी में, एएसएम में इत्यादि परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, यानी कि उसके देश का नाम क्या था? तो ये मोरक्को मूल का यात्री था, इब्न बतूता आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, प्रथम तुर्क आक्रांता कौन था? ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए महमूद जो गजनवी था, ए ऑप्शन सही होगा, महमूद गजनवी प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला को हम बुत सिकन कहता था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था, शासक था जो अपने को बुत सिकन कहता था? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका होगा महमूद गजनवी जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी भी था और इसने यहाँ पर अनेक मूर्तियों को भंजक तोड़ा था, इसीलिए वो अपने आप को बुत सिकन कहता था। अगला क्वेश्चन है, देखिए महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद जो गजनवी था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए यामिनुद्दौला की उपाधि उसकी थी, यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, इसका अभिप्राय होता है। अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक को अमीन उल मिल्लत कहते हैं। तो ये इसकी दोनों उपाधियाँ थीं। देखिए इसमें ऑप्शन सी से होगा जिसमें ए और बी दोनों कहा गया है, यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, ये महमूद गजनवी ने उपाधियाँ धारण की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो देखिए इसमें ये हिंदू शाही एक राज्य था, हिंदू शाही या इसको ब्राह्मण शाही राज्य भी कहते थे, इसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि हिंदू शाही जो राज्य था, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उदभांडपुर कहते हैं, या इसको हिंद भी कहते हैं, या इसको वहिंद भी कहते हैं, इसकी राजधानी थी, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का जो भारत में जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। अच्छा, जाटों के विरुद्ध इसलिए इसने आक्रमण किया था कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था तो जो जाट के लोग थे उन्होंने इसको बहुत ही तंग किया था, तो इसीलिए उसने अंतिम आक्रमण इनको पराजित करने के लिए किया था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाट। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ये जो हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने आत्महत्या कर ली थी या आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि वो उसको महमूद गजनवी से बार बार वो पराजित हो रहा था। तो उस शासक नाम था जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। हम लोग अगला कहते हैं कि महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी था ये यामनी वंश का था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं? देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि महमूद गजनवी के साथ में भारत में कौन उसके साथ नहीं आया था।
तो देखिए इसमें शाहनामा का लेखक फिरदौसी, तो फिरदौसी भारत में कभी भी नहीं आया था, जबकि इसके साथ में आया कौन था, अल-बरूनी आया था। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद कहते हैं। अगला उत्बी भी इसके साथ आया था, उत्बी की किताब है तारीख यामनी है। अगला बैहाकी भी आया था, बैहाकी की पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। तो फारसी संस्कृत केंद्र बन गया था लाहौर, लाहौर कहते बन गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता पर स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है, यानी कि सती प्रथा का किसने चित्रण किया है। तो इसके लिए इब्न बतूता जो था वो मोरक्को मूल का यात्री था, इसने इस दृश्य को चित्रांकन किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को मानते हैं। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी प्रथा जो चलाई थी इल्तुतमिश ने चलाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चलाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लाख बख्श ये उपाधि है, नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श की जो उपाधि जो धारण की थी वो धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाख बख्श की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसमें सी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको खान था। जैसे कि देखिए सिपह सलार भी थे, सरखेल भी था, मलिक भी था, लेकिन जो सर्वोच्च पद था जैसे आजकल हम लोग जनरल कहते हैं, आज की जो वर्तमान सेना है गवर्नर जनरल कहते हैं, तो मिलिट्री का होता है, तो उसको उसी तरह से 13वीं सदी में उसको खान कहते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में जो गुलाम वंश था उसका संस्थापना किसने थी। तो इसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण जो का कार्य प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, जिसका कार्यकाल कितना था, उसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। इसके बाद में इसका पुत्र आराम शाह 1 साल के लिए लगभग बना 1210 से 1211 तक। उसके बाद इल्तुतमिश आया जो इसका दामाद था। इल्तुतमिश ने ही बाद में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला जो तुगलक शासक कौन था। दिल्ली का पहला तुगलक शासक था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था आपका कल्लर नाम का जो व्यक्ति था, उसने पंजाब के हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, किंतु वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है। तो ये संदर्भ आपका कहते हैं बहलोल लोदी जो था लोदी वंश का संस्थापक था, उसका एक कथन था। हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका था महमूद गजनवी के साथ में ही इतिहासकार अल-बरूनी आया था, और ये जो इतिहासकार था उसी के समय का इतिहासकार था। हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं
ये सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है कि निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, इनको आपस में मिलाना है। इनको मिलाने के लिए देखिए सूची आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो सूची इसमें है ए सही है, यानी कि जो ए का 2 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। इस तरह से उसको मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो कौन था वो? इल्तुतमिश। देखिए यहाँ ऑप्शन हुमायूं, वो तो मुगल काल का शासक था। अकबर भी मुगल काल शासक था। शाहजहाँ, यानी कि हुमायूं, अकबर और शाहजहाँ ये सब मुगल कालीन शासक थे, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो सल्तनत कालीन शासक था, जो इसको हम गुलाम वंश का शासक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? देखिए हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, फिर से कर लेते हैं, आपको पता ही होगा किसके शासनकाल में। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था एक शासक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था उसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आरआरबी टेक्निकल में 2004 में पूछा गया है। इसके अलावा अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये आप 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए आरआरबी टेक 2004 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा जो घोषित किया, मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह जो खलजी था, खलजी वंश का शासक था और इसने आपको खलीफा ही घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की जो स्थापना की थी बहलोल लोदी ही दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? जो भारतीय बाजार थे इसमें जो कंट्रोल्ड प्राइस थे, यानी कि जो राशन व्यवस्था थी, किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी। एक अलाउद्दीन खिलजी था, उसने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य के संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही वह सुल्तान था। तो आपको एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे, हम लोग कर रहे हैं भारतीय इतिहास और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका कार्यकाल 1206 से 1526 तक लगता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक हिस्ट्री पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उससे लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी जो है इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या था। तो अल बरूनी का पूरा नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद को ही अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अल बरूनी के अनुसार अंत्यज मतलब क्या है? चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल कौन कौन थे? अंत्यज जो थे हमारे समाज का विभाजन है उसकी बात करते हैं ये अल बरूनी। तो इसमें अंत्यज की बात करते हैं, ये 53 का जो सी आपका देखिए सही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सी, ए ऑप्शन सी सही, इसमें ए और बी दोनों सही हैं। यानी कि इसमें धोबी थे, मोची थे, जादूगर थे, डाहलिया थे, डाल बनाने वाले थे, नाविक भी थे, मछुआ और व्याध और जुलाही इत्यादि जो जातियाँ थी अंत्यज वर्ग में शामिल थीं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस बुक को कहा जाता है? वो किताब उल हिंद जो पुस्तक है इसको 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इसमें उस समय की सभी बातें आपको लगभग मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं
वहिंद का युद्ध जो हुआ था 1008 और 9 ईस्वी में, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? वहिंद का युद्ध 1008 और 9 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये आपको लड़ा गया था महमूद गजनी और अनपाल के बीच में, यानी ऑप्शन आपका ए सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका इसमें था, देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और सही आपको बताना है। तो इसमें कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये सही आपका है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ये, इसमें सही ऑप्शन सही है, जो कि एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ ये। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार कर लिया था? वो कौन था? तो ये खिज्र खां सैयद था इसका ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के उपनाम से जो कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? कौन सा सुल्तान था? इब्न बतूता तो शासक था नहीं, जियाउद्दीन बन्नी शासक था नहीं, शम्स सिराज अफीफ ये भी शासक नहीं थे। तो इसमें केवल ऑप्शन आपका देखिए डी बनता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर जो लोदी था वो लोदी वंश का शासक था। इसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं इत्यादि लिखी थी। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्ताना के संबंध में असत्य है? या आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन के संबंध में देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, यह आपका सही ऑप्शन है। अगला है 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्ताना दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी आपका सही है। उसने उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त कर दिया था, ये भी सही है। अगला ऑप्शन इसमें क्या है? अगला ऑप्शन है, रजिया ने स्वतंत्र तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था। देखिए यही सही, गलत है इसमें, ये ऑप्शन सही नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? जो 4 ऑप्शनों में बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसको बताना है। तो इसको क्या है, देखिए, उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी के संबंधित सामंतों का दमन कर दिया था, ये सही ऑप्शन है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसमें अगला क्या है, इसमें से कोई नहीं, यही सही होगा। यानी देखिए इसमें सभी कथन जो सत्य है असत्य कुछ नहीं है, इसलिए माना जाएगा ये। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम आपको बताना है। इसमें देखिए क्या, गुलाम वंश, खलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो सबसे पहले कौन सा आया था इसमें? तो सबसे पहले जो आया था, देखिए, गुलाम वंश पहले आया था। गुलाम वंश के बाद में खलजी वंश आया था। खलजी वंश के बाद में फिर तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के जो बाद आया था, कौन आया था? तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आया था। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया था। यानी कि सबसे पहले ए होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 5 नंबर का आ जाएगा, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा ये। तो अगला क्वेश्चन हम करते, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो ये पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था, ये ही गलत है, ये नहीं हुआ था। देखिए बाकी इसमें सब सही। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन ए है, पंजाब से लेकर बंगाल तक। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। कि गुलाम वंश, खलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, इनको दिया है, इनको आपको एक अरेंज करना है, सही क्रम क्या था।
तो जो सबसे पहले देखिए गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश के बाद में आया था खलजी वंश, इसके खलजी वंश के बाद में आपका तुगलक वंश आया था, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। अगर इस प्रकार इनको क्रम से आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही निकलेगा, 1 2 5 4 और 3। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था। आपको बताना है कौन सा परिणाम नहीं हुआ था, बताना है। तो इसमें देखिए पहला है कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। यही नहीं था इसमें, देखिए यही जो ऑप्शन इसमें ए सही, ये नहीं हुआ था। और भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गए थे, ये भी सही था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी सही था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ए सही है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे। तुर्कों ने राजपूतों को पराजित किया, इसके पीछे कारण कौन से आपको ये बताना है। देखिए इसमें 1 से 4 तक दिए हैं, इसमें कौन कौन से सही बताना आपको है। नंबर 1 में उनके समाज का प्रतीकतावादी एवं अनुदार होना, एक ये है। तो इसमें ये तो सही ही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी उस समय थी। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही था। और इसके बाद में भारतीयों की शांति एवं अहिंसक नीति, ये नहीं माना जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन आप 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी इसमें आप लगा सकते हैं कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न से कौन से काम उत्तरदायी थे। तो आप कहेंगे कि उनके समाज का प्रत्यक्षतावादी एवं अनुदार होना। दूसरा कारण था क्या था, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था भी उनकी थी। और इसके साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये कारण आप कह सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम है। उनको आपको क्रम से जाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह, ये शासक दिए गए हैं। इनको क्रम से सजाने पर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आपका कौन आया था, इसमें रजिया सुल्तान, इसमें आराम शाह आएगा। देखिए फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह आ गया, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश आ गया और इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्ताना। इस प्रकार से ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 2 इल्तुतमिश और 3 रजिया। इस प्रकार से आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। जो अलाई दरवाज़ा है ये किसका मुख्य द्वार है। तो ये मुख्य द्वार देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी के पास में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए सुमेलित करने वाला है कि ये इसमें निम्न को सुमेलित करें। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें इधर 1 2 3 4 दिए गए हैं और आपको इसको सुमेलित करना है। देखिए हिंदुओं द्वारा, नंबर 1 की बात करते हैं, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर को क्या कहते थे। हिंदुओं द्वारा दिए गए भूमिकर को कहते थे खराज। क्या कहते थे उसको, ये था खराज, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। युद्ध की बी में क्या है, युद्ध की लूट से राज्य का 1/5 भाग जो था उसको खुम्स कहते थे। इसके बाद में सी ऑप्शन है, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला जो भूमि कर था वो क्या था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था उसको उस्र कहते थे। सी यानी कि सी का 3 हो गया। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन था, उसको जक़ात कहते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 3 और डी का 4 और ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, आपको बताना। देखिए नहीं पर बहुत ध्यान दिया था क्वेश्चनों में। पहला क्या था कि क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, और दौलत खान ने काबुल के शासक को बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। इसमें कौन सा सत्य नहीं है। 2 सत्य इसमें आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन, महान निर्माता एवं कला का पुजारी ये इब्राहिम लोदी नहीं था। बाकी इसमें सब सत्य इसके बारे में कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो अमीर खुसरो था इसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर ये वे नंबर 1 दिया गया, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा
एवं ईरानी वाद्य तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। देखिए ये लाइन हमेशा क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और वो कैसे किया था, जो हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, इन दोनों का मिश्रण करके उसने सितार का आविष्कार किया था। और इसी में चौथा ऑप्शन है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। जो अमीर खुसरो ने जो ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, यानी कि इसमें 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही हैं और आपका ऑप्शन इसमें ए माना जाएगा। सही, बिल्कुल सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ उसके लिए उत्तरदायी कारणों आपको बताना है कौन कौन से। दुर्बल प्रशासन, ये बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण, ये भी सही है, तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसके अलावा आप बात करते हैं अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये सही इसमें नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन इसमें आपका ए सही माना जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। द्वितीय तुर्क आक्रमण किसके समय था, ये आपका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखिए हैं और ये अनेक परीक्षाओं में आपका पूछा भी जाता रहा है आपका है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी जो वंश था वो संसबनी वंश का था। संसबनी वंश का मोहम्मद गोरी शासक था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद गोरी जिसने भारत पर आक्रमण किया था उसको अन्य नाम से जानते थे हम लोग जो है। देखिए ऑप्शन ए में शहाबुद्दीन, दूसरा मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। तो इसमें आपका 73 में डी इसमें से कोई नहीं था ये। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, किस राज्य के खिलाफ किया। देखिए ये पूछा गया, पहला आक्रमण 1175 में किया लेकिन किस राज्य के खिलाफ किया। तो ये ऑप्शन था मुल्तान। मुल्तान में क्या था, मुल्तान जो प्रांत था, मुल्तान जो राज्य था, यहाँ पर करमाथी जो है शासक हुआ करता था। करमाथी जाति के लोग शासक थे। तो इस पर उसने 1175 ईस्वी में पहला बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कौन था इसमें पहला शासक, तो ये सोलंकी शासक था भीम द्वितीय। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था। तो ये इसमें ऑप्शन देखिए, भटिंडा, मुल्तान, उच्च और अनिलवाड़ा। तो इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था भटिंडा या तबरहिंद का इसका था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था। सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण जो आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन दूसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 हुआ था। तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही था, ऊपर वाले ये मोहम्मद गोरी वाले में, इसमें आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता था। तो ये था चंदावर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए चंदावर। ऐसे भी इसको पूछते हैं कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में हुआ था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण ये पंजाब के जो खोखर लोग थे इनके विरुद्ध किया था उसने। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र। यह किसका कथन है, जो ये लाइन दी गई है इसको किसने कहा है। तो इसको कहा है, देखिए V.A. स्मिथ, एक इतिहासकार थे V.A. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ थे, उन्होंने इसको कहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी कि किस सेनापति ने बिहार में विजय, बंगाल पर विजय एवं असम पर आक्रमण किया था। तो कौन था वो, ये था, देखिए बी ऑप्शन इसमें होगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने
बिहार पर विजय 1202 3 पाई थी। तो हम लोग कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना की थी। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो आप कुतुबुद्दीन ऐबक। आप हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, यानी कि दास था, जो इसके साथ में भारत आक्रमण करने के लिए आया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी कहाँ था? देखिए, देवगिरी जो था दक्षिण भारत में था। देवगिरी दक्षिण भारत में था। और तो इसका जो शासक था कौन था? इसका शासक आपका था ये रामचंद्र देव। इसका ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने क्या कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका कहते हैं शी, यानी कि इसमें ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? देखिए, अधिकारी भी जो है अलग अलग किस तरह के होते थे। तो ग्रामीण अधिकारी कौन था? ग्रामीण अधिकारी सल्तनत काल में कौन था? तो ये चौधरी था। चौधरी जो था ये ग्रामीण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये आपका आ जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी कि गुलाम का सब कौन था? गुलाम सबसे अधिक किस सुल्तान ने रखे थे? देखिए, ये आपका ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका डी, फिरोज। फिरोज तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था और इसे गुलामों का बहुत शौक था। इसके दरबार में बहुत ही गुलाम रखे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? देखिए कितनी अच्छी बात थी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में आया और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है? तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार, यानी कि रोजगार दफ्तर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? यानी कि फलों के बाग लगाए थे उसने, कौन था? फिर वही है कि इसमें ऑप्शन बी होगा फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं इसको, या मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, चचेरा भाई था लेकिन। अगला क्वेश्चन है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो इसके विनाश का कारण मुस्लिम थे। मुस्लिमों ने जब भारत में आक्रमण किया तो इन्होंने बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासरी का लेखक कौन है? यानी कि ये जो बुक है, पुस्तक है तबकात नासरी, तो तबकात नासरी का लेखक है मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन सी इसमें से होगा। अगला क्वेश्चन है, अगलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो कराया था, किसने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी क्या थी वो लाहौर थी। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, बहुत लोग दिल्ली लगा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये आपका जफ़र खां था। जो जफ़र खां था वो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुई थी? ये आपका जफ़र खां होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को कौन इंगित करता है? तो इसमें देखिए खराज जो था, क्या था? खराज था नहीं, खरा बताइए। खराज भी था, खराज था। इसमें जो खुम्स नहीं था, खुम्स में क्या था? खुम्स लूट का माल था। उस्र था और मुक्तई था। यानी कि इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4।
1, 3 और 4 जो था आपका ये था, ये डी ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताना आपको है। तुगलकनामा क्या एक पुस्तक है यानी कि बुक है, इसको किसने लिखा था? तो तुगलकनामा को लिखा था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने तुगलकनामा नामक पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रदान किया था? तो प्रथम अक्ता प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसने जब भारत को विजित किया तब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालिशा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो थी अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो वो जो धातु बनी थी ये चांदी, तांबा इत्यादि के बने थे। ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही क्या था? कृषि विभाग को अमीर कोही कहा गया था। सल्तनत काल में जो अमीर कोही था, ये कृषि विभाग नामक एक नए विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी में पूछा गया है। यानी कि अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आपकी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार करने के उद्देश्य से अमीर कोही विभाग बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विषय में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? देखिए ये भी एक किस भाषा को उसने दिया है, इसमें ए ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन इसमें सी माना जाएगा, खड़ी बोली के विकास में। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए यूपी पीसीएस 2002 की परीक्षा में पूछा गया। इसके अलावा अन्य कई परीक्षाओं में अक्सर एक क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जब भारत में आक्रमण किया उस समय भारत में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। यानी तुगलक वंशी शासक जो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ये क्वेश्चन अगला है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो सही होगा ये आपका डी होगा, यानी कि 2 और 4, यानी कि जीतल और ये टंका, जबकि रुपया और दाम नहीं था सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? पोलो खेल जो था एक, पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? ये तुर्कों ने किया था। देखिए तो कैसे, देखिए हम आप सभी जानते हैं कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? वो 1210 ईस्वी में, यानी कि 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय उसके घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो भारत में इस तरह कह सकते हैं, भारत में पोलो का खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? निर्गत किए थे मतलब चलाए थे, चालू किए थे। तो किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे? तो वो था महमूद गजनवी। गजनवी जो सिक्के चलाए थे चांदी के, उसमें एक तरफ संस्कृत में लेख लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो है तो ये आपका था गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष भी था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि जवाबित थे क्या थे? जवाबित जो थे इसके बारे में आप जानते हैं क्या थे? ये राज्य के कानून जो थे, जो राज्य के कानून थे उनको जवाबित कहते थे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक काल में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कथन और कारण दिया गया आपको, इसमें है कथन कारण दिया गया है कि कथन ए है, कथन ए और कारण आर दिया। कथन कहते हैं कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा सी सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना ही नहीं चाहता था, ठीक है। वह अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का धन प्राप्ति के अभियान थे, लेकिन उनको कब्जा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि हमारा सत्ता को माने और हमको धन देते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया गया, लेखक के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में उनकी पुस्तक यानी कि किस पुस्तक को किसने लिखा था, तो ये आपको मिलाना है। देखिए ये कहते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी किताब लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी तबकात अकबरी, यानी कि आपका हो गया इसमें कौन सी सही होगा। जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक आपकी लिखी थी तब तारीख फिरोजशाही लिखी। देखिए तारीख जियाउद्दीन बर्नी लिखी थी। हसन निजामी ने लिखी जो ताजुल मासिर, यानी कि बी का 3 सही हो गया। मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी तबकात नासरी लिखी थी, यानी कि सी का 2 सही हो गया। यहिया बिन अहमद सरिंदी ने लिखी तारीख मुबारक शाही। इस तरह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तौल की जो सबसे छोटी जो इकाई थी सल्तनत काल में वो कौन सी थी। तौल की सबसे छोटी जो इकाई थी रत्ती थी। रत्ती, इसको संस्कृत में रत्तिका भी कहते थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि आमीर खुसरो के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था, एक यात्री था, कहाँ का था, ये मोरक्को का यात्री था, इसने दिया था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो आपका इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है देखिए कि कहते हैं कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एमपीपीएससी में पूछा गया है 2005 में, इसके अन्य परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किया था ये 1398 में किया था। देखिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। देखिए ये कौन इतिहासकार था, ये अब्दुल कादिर जो बदायूनी जो थे, किसके बारे में कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है। तो ये कौन था, ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे जो है विवादास्पद जो शासक सल्तनत काल में हुआ मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। इसने क्या किया था, इसने जो किया था अनेक नई नई योजनाओं को उसने चलाया था, लेकिन ज़्यादातर इसकी योजनाएं जो थी वो असफल रही थी। तो इसी के विषय में बदायूनी ने कहा था, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग करते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, बताइए। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, ये आपका था गयासुद्दीन बलबन। देखिए जी यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें भरा गयासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था और उसने नहीं चलाया था। कौन था वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसको उलेमाओं की सलाह पर उसने इस नीति को उसने इस अपनी योजना को उसने त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका इसमें हुमायूं का मकबरा है। देखिए ये तो भाई यहाँ आ गया है हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय और फारसी शैली का मिश्रित रूप है हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं कौन था, ये मुगल कालीन शासक था और ये बाबर का पुत्र था। बाबर कौन था, ये मुगल वंश का संस्थापक था, उसका पुत्र हुमायूं था। और इसका जो स्मारक बना हुआ है वो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक अनुपम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात, यानी कि दीवाने खैरात का दान विभाग की स्थापना किया था। तो दीवाने खैरात की विभाग की जो स्थापना की थी किसने की थी, वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था और यह मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, लेकिन चचेरा भाई था। उसने दीवाने खैरात को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण सितार को माना जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन था। तो कौन था इसमें, आमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, गुलाम वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके सब अनुकूल परिस्थितियां थी, इसके बावजूद अपने साम्राज्य को बहुत ही विस्तार नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए मूल जो कारण क्या था, उसके मूल में कारण क्या था? मंगोल आक्रमणों का भय। उस समय मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। इल्तुतमिश के समय भी मंगोल आक्रमण आया था, जो जलालुद्दीन मकबनी से उस समय हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि धारण की थी, किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, खलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन लोग करते हैं, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था वो? तो आपका ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की जो उपाधि धारण की थी, फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुरान खां की उपाधि किसने धारण की थी? कुरान खां की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि आवाज़ जो थी बहुत ही सुरीली थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो कुरान का जो मुस्लिम धर्म की पुस्तक है कुरान, उसका जो पाठ बड़े सुरीली आवाज़ में करता था, इसीलिए इसको कुरान खां कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? यानी कि हातिम ताई द्वितीय उपाधि किसकी थी? ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो अजमेर में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? देखिए, कितनी बड़ी बात कही, ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? वो चंगेज़ खां था। देखिए, चंगेज़ खां जो था वो आक्रांता था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, वो ईश्वर का अपने आप को अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर क्या था? देखिए, मंसूर स्वीकृत पत्र था, मानाभिषेक मतलब मंसूर कहते थे, पत्र प्रदान किया था। बगदाद के खलीफा ने किसको प्रदान किया था? तो आपका वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब में आर्थिक महत्व को समझा था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा था? वो कौन था? इल्तुतमिश ही था भाई। वो देखिए, इल्तुतमिश समझा था। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम बताना है? अफगान शासक किस में बैठे, उसके आपको बताना है सही से क्रम। तो आपका होगा इसमें, देखिए, सबसे पहले अफगान कौन थे? बहलों लोदी था। बहलों लोदी के बाद में सिकंदर शाह आया, इसको सिकंदर लोदी भी कहते हैं। इसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के मैदान में हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो था वो नासिरुद्दीन महमूद था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें कथन जो सही होगा डी होगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया था, ये बिल्कुल सही है। अब बाकी भी ऑप्शन लोग देख ही लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आली बनाया था, ये गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, ये भी गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन आपका डी सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कथन कारण से संबंधित है। ये क्या कहते हैं? कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद में 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था। ठीक है, कारण क्या है? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे इसमें।
तो ये बताना है कि कथन और कारण में क्या सही है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, ए सही है, ए आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शहर में रहा था। बिल्कुल सही। क्यों रहा था? क्योंकि दिल्ली में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से वो यहाँ रहा था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? ये उसमें इल्तुतमिश था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, आपको बताना है। ए बी सी डी दिए गए हैं, इसमें कौन सा आपको बताना है सही से ये सुमेलित है। दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान तुगलक काल में था, ये सही है। देखिए आपका ए सही इसमें हो गया। दीवाने मुख्तार बलबन ने नहीं बनाया था। दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था। दीवाने अज मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बनाया था। केवल इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ये आपका एक ही ऑप्शन सही है आपका जो है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल जो था वो क्या था? फवाजिल जो था, देखिए ये कहते हैं सी होगा इसमें, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि जो थी वो फवाजिल थी। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फवाजिल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए फिर एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया भाई आपका। ये कथन और कारण कहते हैं कि कथन क्या है? कथन क्या कथन क्या है? भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण क्या है? अग्रणी सैनिक नायकों के बीच में देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही होगा। यहाँ पर ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद में बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। क्या धारण की थी? भव्य जो उपाधि धारण की थी वो थी जिल ए इलाही। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने गौरव पाया था? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव जो पाया था वो इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका नागौर जोधपुर में। नागौर कहाँ है? जोधपुर में। नागौर में इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाज़ा बनाया था। इसी की नकल के आधार पर हम कह सकते हैं बलबन ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? किसने गठन किया था? तो ये आप देखेंगे तुर्कान ए चहलगानी का गठन जो किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था वो एक गुलाम था, गुलाम वंश में शासक था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक का था। 1210 से 1236 तक था। अगला क्वेश्चन करते हम लोग हैं, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? कौन था? तो ये था आपका इमादुद्दीन रेहान। ठीक है, बलबन का प्रतिद्वंदी कौन था? इमादुद्दीन रेहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतया सफाया कर दिया था? 46 का ए 46 ए कहते हैं बलबन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो ये आपका था बी, बलबन के काल में। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने वित्त विभाग यानी कि दीवाने विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? दीवाने अर्ज की स्थापना का उद्देश्य क्या थी? इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये था ए और बी दोनों। ए में क्या देखिए, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोलों के आक्रमण को रोकना। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा क्या था पहले बताइए आप? सिजदा तक घुटनों पर बैठकर शीश नवाना को सिजदा कहते हैं। सिजदा एवं पाबोस मतलब पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी।
किसने चलाई थी? तो ये आपका था बलबन। बलबन जो था उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो ये कौन था? ये था अफरासियाब का वंशज था। ये जो बलबन था अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता था।